Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some 2 marks important questions from previous year question paper. ये बहुत ही important questions हैं जो already आपको 2 marks में previous year paper में आ रखे हैं. ठीक है जी. So let's discuss one by one. First question is, what is the meaning of academic writing? Academic writing का meaning क्या है? तो academic writing क्या होती है? ठीक है, इट इज़ अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग. ठीक है, फॉर्मल स्टाइल है किसी भी चीज़ को लिखने का. एंड मोस्टली अकेडमिक का मतलब ही यही होता है. अकेडमिक मतलब जब हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए जो चीज़ लिखते हैं, मतलब जिस स्टाइल में लिखते हैं, उसको हम अकेडमिक राइटिंग बोलते हैं. ठीक है जी. तो एकेडमिक राइटिंग फॉर्मल स्टाइल होता है किसी भी चीज़ को लिखने का जो हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या अपना जिस थीसिस वर्क करते हैं उसमें यूज़ होती है वो स्टाइल. इट हैज़ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड स्टाइल. ठीक है, इसका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से इसको लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है. और इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये बहुत ही फॉर्मल होती है, लॉजिकल होती है, अनबायस्ड होती है, 100% यूनिक है, इट्स रिसोर्सफुल. एंड इसमें कोई भी प्रमोशनल वर्ड्स नहीं यूज़ किए जाते जब हम अकेडमिक राइटिंग लिखते हैं. ठीक है जी. आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज अकेडमिक राइटिंग. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आउटलाइनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रखा है. ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम सबको पता है, जब भी हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम अपने माइंड से बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है, जैसे हमारी टीचर हैं, क्लासरूम में आते हैं, हमें एक प्रॉब्लम दे देते हैं कि इसको सॉल्व करो अपने दिमाग से, और हम अपने दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ सोचते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट दिमाग में आते हैं. ठीक है, अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं. So, what is brainstorming? It's a method to solve a problem of making a decision by thinking as many ideas as possible in a short time. ठीक है, शॉर्ट टाइम में हम जितने आइडियाज सोच सकते हैं उतने आइडिया हम लेके आएंगे. इट इनकरेज द पीपल टू कम अप विद द थॉट्स एंड आइडियाज़. इससे क्या होता है, बच्चा और अटेंटिव हो जाता है और बच्चा अपने जो आइडियाज़, थॉट्स हैं वो अपने टीचर के सामने फ्रीली रख सकता है. इट इनकरेजेस एवरीवन टू पार्टिसिपेट. तो इसमें ऐसा क्या होता है, जब सबको मौका मिलेगा ना बोलने का, तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव रहेंगे. राइट. ब्रेनस्टॉर्मिंग 2 तरह से होती है. एक होती है इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक होती है ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग. इंडिविजुअल में जब हम अकेले बैठ के खुद ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आइडियाज़ निकाल के रख रहे हैं. और ग्रुप में होता है जब जैसे हम एक टीम में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सभी अपने अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग. राइट. अब आउटलाइनिंग क्या होता है. आउटलाइनिंग जैसे आपको पता होगा कि हम नोट्स लिखते हैं, हमारा टीचर मतलब ब्लैक बोर्ड पे कुछ करवा रहा है, हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम आउटलाइनिंग. कि जब भी हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे हम फॉर एग्जांपल रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं आउटलाइनिंग करना. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड प्लान of your paper, listing down the main points, key points, supporting details and evidence. जो आप अपने रिसर्च में इंक्लूड करोगे वो मेन पॉइंट्स आप जस्ट एक तरह से रफली लिख लेते हो, उसको बोलते हैं आउटलाइनिंग. इसका पर्पस क्या होता है, ताकि अपने थॉट्स को आप ऑर्गेनाइज कर पाओ और मेन पॉइंट्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओ. राइट. आई होप आउटलाइनिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग इज क्लियर. सो सेकेंड क्वेश्चन भी इसके साथ हमारा हो गया. Now come with the third question. थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसुएसिव पैराग्राफ. अब परसुएसिव पैराग्राफ एक्चुअल में क्या होता है, इसको मतलब एक तरह से जब पैराग्राफ्स लिखते हैं ना हम, तो पैराग्राफ कई तरह के होते हैं, उसमें एक है परसुएसिव पैराग्राफ. परसुएसिव एक्चुअल में क्या होता है, एक तरह की राइटिंग होती है जिससे आप अपने रीडर को कन्विंस कर पाओ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. कहने का मतलब, आपने कोई चीज़ लिखी, इस तरह से आपने वो पैराग्राफ लिखा कि जो रीडर है, जो बुक रीड कर रहा है ना आपकी लिखी हुई, वो कन्विंस हो गया दैट यस, इस बंदे ने बिल्कुल सही बोला है अपनी राइटिंग में. वो होता है परसुएसिव. जब हम अपनी बात से किसी को मना लें, वो हमारी बुक रीड करे, जो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा वो उससे कनेक्ट कर पाए और ईजिली वो समझ पाए कि यस, उस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उसको बोलते हैं परसुएसिव. मतलब अपनी बात रख के दूसरे को उस चीज़ पर मतलब एक तरह से कनेक्ट करना. Type of writing that attempts to convince the reader to accept a writer's point of view on the topic.
ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ है, ये बहुत ही कन्विंसिंग टोन में लिखा जाता है ताकि सामने वाला कन्विंस हो जाए कि हाँ उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी सही था अपनी जगह। अपील्स टू इमोशंस, इमोशन जब आप कनेक्ट कर लोगे तो इमोशंस तो खुद ब खुद आ जाते हैं। रेलिवेंट एविडेंस के साथ जब कोई चीज़ आप प्रेजेंट करते हो अपने रीडर को तो वो ईजिली कनेक्ट कर पाता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, लॉजिक बेस्ड हो और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करो आप। ठीक है, ताकि सामने वाला क्या है बिल्कुल आपसे कन्विंस हो जाए। आई होप थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर एंड दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। नाउ कम्स विद द फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रखा था आपको पेपर में, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल्स इन पैराग्राफ राइटिंग, कि जैसे आप पैराग्राफ लिखते हो तो उसमें विजुअल्स की क्या ज़रूरत है। विजुअल्स मतलब जैसे आप ग्राफ्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स बनाते हो, वो क्यों ज़रूरी है। ऐसे भी तो आप सिंपल पैराग्राफ लिख सकते हो। हमारे टीचर भी, जैसे अब हम कॉलेजेस में हैं, हम कोई भी आंसर लिखते हैं, राइट, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, अपना कोई आंसर लिखते हैं तो हमारे टीचर्स कहते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाओ। ठीक है, थोड़ा उसको डायग्रामेटिकली शो करो ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें। तो वो क्यों ज़रूरी होता है। तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि विजुअल्स क्यों ज़रूरी है जब पैराग्राफ लिख रहे हो। जैसे आप अपने रिसर्च वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आप शो तो करोगे ना, पाई चार्ट के थ्रू, मीन के थ्रू, मीडियन के थ्रू, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ आप बार ग्राफ बनाओगे, हिस्टोग्राम्स बनाओगे, डिपेंड करता है अपनी रिसर्च पे, राइट। तो ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। Visual can help the readers see what something look like without having to describe it in writing such as photos, maps। कई बार क्या होता है, हमने ना जो लिखा होता है सिंपल राइटिंग में, जो टेक्स्ट लिखा होता है, कई बार पर्सन को नहीं समझ आता, बट अगर हम विजुअल्स के थ्रू वो चीज़ दिखाते हैं तो ईजिली जो रीडर होता है ना उसको समझ आ जाता है कि जो टेक्स्ट लिखा है उसका मतलब क्या है। इसलिए विजुअल्स बहुत ज़रूरी है। विजुअल्स बहुत ही इफेक्टिव होते हैं इन रिप्रेजेंटिंग द डाटा, आपका डाटा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, एक तरह से एक पॉजिटिव कहते हैं ना जिसको, इफेक्ट डालने के लिए रीडर पर बहुत ज़रूरी है विजुअल्स। इट इंगेज द रीडर्स मेमोरीज एंड इमोशंस। जो रीड कर रहा है वो भी कनेक्ट कर पाता है जब आप फोटोग्राफ्स वगैरह या चार्ट्स के थ्रू आप कोई चीज़ दिखा रहे हो। विजुअल एलिमेंट जैसे ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, आपने कोई टेबल बनाया, कोई डायग्राम बनाई, या कोई मैप्स के थ्रू आपने शो किया जो आप बताना चाहते हो। Visuals are something you look at that is used to make something more appealing and easier to understand। इससे क्या होगा, ये आपकी जो कंसेप्ट है जो आपने लिखा है, जो रीडर रीड कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो जाएगा रीड करना। जो रीडर है वो कनेक्ट कर पाएगा, प्लस उसके लिए बहुत ईजी होगा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। इसलिए विजुअल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी पैराग्राफ राइटिंग की बात आए, राइट। सो दिस इज नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिपोर्ट। सॉरी, हमने रिपोर्ट और रिसर्च वर्क, ठीक है, एक रिसर्च पेपर है, सॉरी एक रिपोर्ट है, दोनों में डिफरेंस भी आता है पेपर में, दोनों की सिमिलैरिटीज़ भी पूछी जाती हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स भी आपके सामने है, 2 मार्क्स में आ रखा है। ठीक है, तो रिपोर्ट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो रिपोर्ट होता है बहुत ही क्लियर होता है, कंसाइज होता है, एक्यूरेट, रेलेवेंट, इट शुड ऑल्सो बी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड एक फॉर्मेट में होता है, प्रॉपर फॉर्मेट। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है कि जो रिपोर्ट है वो बहुत ही क्लियर होती है, क्लियर वर्ड्स में, अंडरस्टैंडेबल होती है, इट शुड बी कंसाइज, इट्स एक्यूरेट, इट्स कोहेरेंट, इट्स रेलेवेंट, इट्स रीडेबल एंड इट्स गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म क्या होता है, एज आई ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड दिस, कि प्लेजरिज्म जब आप जैसे कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, आपने किसी और पर्सन का वर्क उठा लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया उसको, ठीक है, बट आपने उस पर्सन को क्रेडिट नहीं दिया, अपने रेफरेंस में, अपनी बिब्लियोग्राफी में थोड़ा सा भी उसका जिक्र नहीं किया, तो प्लेजरिज्म आ जाएगा। इट इज़ एक्ट ऑफ यूजिंग समथिंग एल्स वर्क और आइडिया विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट। इट इज़ एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सनस आइडिया। कोई भी, चाहे आप माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ उस पर्सन की कॉपी पेस्ट कर रहे हो, फिर भी आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, अदरवाइज प्लेजरिज्म आ जाएगा और आपकी जो रिसर्च वर्क है वो रिजेक्ट हो जाएगी, प्लस 1 ईयर की जेल भी है, साथ ही साथ कुछ अमाउंट आपको पे भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पेनल्टी लगती है अगर प्लेजरिज्म आ जाए। वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंडिंग दे आर योर ओन,
और शो ऐसे कर रहे हो जैसे आपका अपना काम हो, जबकि वो किसी और का काम है, तो वो प्लेजरिज्म होता है। प्लेजरिज्म कई तरह का होता है, डायरेक्ट प्लेजरिज्म एज इट इज़, एक होता है कंप्लीट प्लेजरिज्म, एक होता है सेल्फ प्लेजरिज्म। ठीक है जी, आई होप प्लेजरिज्म भी क्लियर हो गया आपको। नाउ कम्स विद द 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। अब आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। A good presentation has a clear structure, engaging content and effective delivery। बिल्कुल सही है, आप कोई चीज़ आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हो, चाहे कॉलेज में पढ़ाते हो, या जस्ट पढ़ते हो, अभी नॉर्मल प्रेजेंटेशन देनी है, तो भी क्या होना चाहिए, उसका क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंगेजिंग कंटेंट हो, ताकि जो सामने वाला है सुन रहा है आपको बैठ के, वो इंगेज हो आपकी बातों में, वो अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, और एक इफेक्टिव डिलीवरी, मतलब जो भी आप बोलो अच्छे से आप अपना टॉपिक डिलीवर कर पाओ। इट इंक्लूड्स ऑडियंस इंटरेक्शन एंड मेमोरेबल क्लोजिंग। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंटेंट जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत क्लियर कट होने चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है वर्बल जब आप बोल के किसी चीज़ को समझाते हो, एक होता है नॉन वर्बल जब आप अपने एक्शंस के थ्रू समझाते हो। तो ये इस तरह से एक्शंस भी यूज़ करो ताकि सामने वाले को आपकी बात समझ आए, राइट। देन एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द ऑडियंस, अपने ऑडियंस को कनेक्ट करो अपने साथ, ऐसा कंटेंट चूज करो एंड कन्वे द रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। एंड द लास्ट इज मेक आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन की तरफ ही नहीं देखते रहना जब प्रेजेंटेशन देते हो, सबको देखो। ठीक है, सबको इम्पोर्टेंस दो, सभी कम्युनिकेट कर पाएंगे, सभी फिर इंगेज होंगे और सबको अच्छा लगेगा, और सभी आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे अच्छे से, वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल भी होगी। ठीक है जी, वो होते हैं अच्छे प्रेजेंटेशन की करेक्टरिस्टिक्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेट असर्टिव सेंटेंसेस विद सूटेबल एग्जाम्पल। असर्टिव सेंटेंसेस एक्चुअल में क्या होते हैं, इनको हम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ये ऑलवेज फुल स्टॉप के साथ होते हैं, मतलब हमेशा एंड, जैसे कोई सेंटेंस लिखते हो उसको एंड में फुल स्टॉप लगा देते हो, वो होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस जो ऑलवेज फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमित हैज़ ईटन लंच, देन फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक असर्टिव सेंटेंस हो गया। जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट एंड क्लियर होते हैं, इनकी टोन बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है, और एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ की जाती है इनको लिखने के लिए। ठीक है जी, so these are some important 2 marks questions and I hope this video is useful for you। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, please keep motivating and please don't forget to like and subscribe my channel। Thank you very much।